मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आंसर अपने प्यार से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, वो एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा कि जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ना पूछा हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने क्लास, ठीक है। अपने क्लास को पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन। आपको पढ़ा दिया गया है आप लोग को। फ्रांस के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? निरंकुश शासन। यहाँ तक पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? राइट आंसर इसका क्या होगा? बुर्बो राजवंश की। आपको जब लुई सुलावा के बारे में पढ़ा रहे थे तो फिर से क्या हुआ? बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई थी। ये 9th का पार्ट है, ठीक है। यहाँ आप देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वियना नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जब वो राजा बना 1804 में, तभी नेपोलियन संहिता लागू हो गई थी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिख। आपको पुरातन व्यवस्था पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि क्या था? मेटरनिख। यहाँ पे आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? पाँचवा। क्वेश्चन नंबर क्या है? पाँचवा। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो यही देखिए, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना, मतलब जो पूरा पहले की जो व्यवस्था थी उसको पुनः स्थापना करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या? 6 है। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर आपको पढ़ा दिया गया है। ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण में आप लोग को बताए थे कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये भी कथन किसका था? मेटरनिख का। ये भी कथन किसका था? मेटरनिख का। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो आपको बताया गया था कि 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? 5 कोड थे। क्वेश्चन नंबर 9, रोमानीवाद क्या है? देख, एक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक आंदोलन है, ठीक है। रोमानीवाद क्या है? कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? वर्तमान में आपको पहले भी दिया गया है कि इस समय भी बता दिया गया है कि यूरोप महादेश में कौन देश पड़ता है? कौन देश पड़ता है? इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के। क्वेश्चन नंबर 11 है, मरियान किस देश के राष्ट्र प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्र प्रतीक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश का। आपको जो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपको बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि राष्ट्र की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? कि जो पुनर्जागरण हुआ था, आपको नेपोलियन बोनापार्ट के जीवनी से पहले आपको बताए होंगे पुनर्जागरण के बारे में। तो पुनर्जागरण कब हुआ था? राष्ट्रवाद की अवधारणा किस घटना को माना जाता है? तो पुनर्जागरण को। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस आपको बताया गया था कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध हारा था तो वियना संधि या वियना कांग्रेस का वियना संधि या वियना कांग्रेस लागू किया गया था। तो ये 1815 में वियना कांग्रेस बना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो देखिए, जो 1830 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें चार्ल्स दशम को कहाँ भागना पड़ा? इंग्लैंड जाने के बाद यहाँ पे जनता के शासन में क्या आ गया? पूरा फ्रांस की राजगद्दी आ गई। तो यहाँ पे
इसका शासन कौन कर रहा था? संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में। यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? तो जब हम मेजनी के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो बताए होंगे कि मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली का एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। अगर जब पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि मेजनी के संबंध किस संगठन से था? कार्बोनेरी दल की स्थापना किया था, यह संगठन बनाया था मेजनी। मेजनी के बारे में जब कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। किसने अपनी कूटनीति के बल पे इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा काउंट काबूर। काउंट काबूर। ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए वहाँ पे यंग यूरोप था, यहाँ पे यंग इटली है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। यहाँ पे यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्टी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्टी ने किया था। क्वेश्चन नंबर क्या है? काबूर कौन था? यानी कि काबूर बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा नाम जान लीजिए, काउंट काबूर। ठीक है। काउंट काबूर कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो ये भी किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। आपको जब मेजनी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में हुआ था। 1810 में इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1810 में। गैरीबाल्टी क्या था? तो पेशे से नाविक था। आप लोग को नाव चलाने वाले के बारे में बताया था गैरीबाल्टी के बारे में। गैरीबाल्टी किसके सपनों को पूरा करना चाहता था? तो मेजनी के सपनों को पूरा करना चाहता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि काबूर ने विक्टर हुसैन ने किस पद पर, मतलब काउंट काबूर ने विक्टर हुसैन को किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो आप एक बात याद रखिएगा बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क का जो संबंध था किससे था? तो जर्मनी के एकीकरण से था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम से भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो ये आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ें तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रसा का शासक था। जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो प्रसा ने की थी। और यहाँ से एक और ही क्वेश्चन पूछता है कि जलवे राइन की जो संस्था थी किसके लिए बनाई गई थी? तो व्यापारियों के हित में सोचने के लिए संस्था बनाई गई थी, जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 30 है सिडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? हेगेल का प्रभावित कौन था? तो ये कौन था? बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से कम 10 नंबर कमा कर जाएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन नंबर 33। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की। राइन संघ की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन का जो युद्ध हुआ था, सेडोन का जो युद्ध, उसमें क्या जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। जर्मेनिया क्या थी? क्वेश्चन नंबर 35 है जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। कौन? जर्मेनिया। या
क्वेश्चन नंबर क्या है 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 की जो संधि हुई थी उसके, यानी कि फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए आप यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बताया गया था ना कि जलवे राइन की स्थापना किस देश ने की, तो प्रश्न है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जलवे राइन एक संस्था थी, कैसी? व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोग का 38। सेडोवा का युद्ध में किसका पराजय हुआ? तो ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ, सही बात है। बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? तो एक कूटनीतिज्ञ था। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 40। हिगेल कौन था? तो दार्शनिक था। ये भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। जब आप लोग को क्वेश्चन बैंक बताया जाएगा नवंबर सितंबर अक्टूबर में, तो आप लोग को सारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। सेडोन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1871 में हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि, इसके द्वारा जो जर्मनी का एकीकरण था वो पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या है 43। शेल्सविंग और होल्स्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से था? तो यह आप लोग को मालूम होगा कि जब हम बिस्मार्क के बारे में और जर्मनी के एकीकरण के बारे में बता रहे थे, तो यह बताए होंगे कि ये जो दो क्षेत्र था वो किसके अथु में चल गया था। तो इसको रोम पे आक्रमण क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसका जो बड़े बड़े जो क्षेत्र थे उस पर अधिकार कर लिया था। कौन? कुछ घुसखोरों ने अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर क्या है 44। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। लौ और रक्त का नीति का विलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन को बार बार घुमाकर पूछा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। सेडोन का युद्ध कब हुआ? सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं हम लोग, कि जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है? 1871 की संधि क्या कहते हैं? फ्रैंकफर्ट की संधि। 2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 50। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? बिस्मार्क। यंग यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। यही याद रखिएगा, जब आप लोग को यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा रहे होंगे तो उस समय आप लोग को बताया गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए कि आप कह रहा है यूरोप क्या कह रहा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान के बारे में आप लोग को बता रहे थे कि यूनान सांस्कृतिक कार्यक्रम और आंदोलनों द्वारा क्या था? परिपूर्ण था। लेकिन वो किसका गुलाम था? तुर्की का। इसका सभी लोग ज्ञान पाकर देश विकास कर रहे थे, लेकिन यह खुद तुर्की का गुलाम था। इसकी वजह से यह विकास नहीं कर पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की, क्योंकि तुर्की का नहीं गुलाम था। कौन? यूनान। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो रूस के साथ हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि रूस के साथ हुई थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या है 56। हंगरी की भाषा क्या थी? मयंगार। क्वेश्चन नंबर क्या है 57। यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभावित होकर भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। मतलब किस भारतीय शासक ने? तो टीपू सुल्तान। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर क्या है 58। 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्रवाद का विकास क्या परिणाम हुआ था? तो राष्ट्र राज्यों की स्थापना की गई थी। आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चन 58 क्वेश्चन था सारा,
आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं, ये PDF तो आज तो अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम पे, और जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं वो 7493 सारा PDF फ्री है। 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं या चाहे व्हाट्सअप चैनल, तो आप उसे फॉलो और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी में आप लोग को PDF मिलेगा। टेलीग्राम पे आप लोग को PDF मिलेगा और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आप लोग को लिंक मिलेगा। और जिसको जुड़ने में तकलीफ ही हो रही है या ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने नंबर से हमारे नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।